हेलो फ्रेंड्स, यशव शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो पढ़ रहे थे, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, ये सब पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीटो शक्ति, ठीक है। तो वीटो कितने प्रकार का प्राप्त है राष्ट्रपति के पास, यही सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीटो शक्ति जो है, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन कौन से? तो अत्यंत वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, ठीक है। तो अत्यंत वीटो में क्या होता है, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है, ठीक है। दूसरा कहता है आमतौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में प्रयोग किया जाता है और जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे देता है और नए मंत्रिमंडल के स्वीकृति नहीं देने की सलाह देता है, ठीक है। निलंबनकारी वीटो क्या है? तो निलंबनकारी वीटो जो है, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, लेकिन विधेयक को समान बहुमत से फिर से पारित करके वीटो को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो है यूएसए से लिया गया है। और ये धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन विधेयक के मामले में नहीं किया जा सकता, याद रखना है, ठीक है। पॉकेट वीटो कहता है विधेयक को न तो स्वीकृति देता है और न ही अस्वीकृति, न ही लौटाता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित रखता है। संविधान में राष्ट्रपति को उसके समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किसी विधेयक के संबंध में निर्णय हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। इस संबंध में यूएसए में राष्ट्रपति के पास 10 दिन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉकेट वीटो में ना तो अस्वीकृति करता है, ना ही लौटाता है और ना ही स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है। नोट करता है संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की अगर संवैधानिक स्थिति को देखें तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 42 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने राष्ट्रपति को अधिकृत किया है कि विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद विधेयक को स्वीकृति देना बाध्यकारी है, ठीक है। तीसरा कहता है राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में अपने विवेक से कार्य कर सकता है। पहला, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है, तब वह राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, ठीक है। दूसरा कहता है लोकसभा में विश्वास मत साबित नहीं कर सकने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को विघटित करने में। तीसरा कहता है यदि मंत्रिपरिषद अपना बहुमत सिद्ध करने में विफल हो तो लोकसभा को विघटन करने में, ठीक है। तो यहीं तक राष्ट्रपति था। अब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति की अगर योग्यता की बात करें तो वो पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, तीसरा राज्यसभा के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र हो, और चौथा कहता भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से
किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ के पद पर धारण नहीं करता हो। ठीक है, अगर नोट देखें तो संघ के वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल और संघ या किसी राज्य के मंत्री को लाभ का पद धारक नहीं माना जाता है। किसको किसको? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्य के मंत्री को लाभ का पद धारक नहीं माना जाता है। ठीक है, दूसरा कहता है सांसद और विधायक भी पात्र हैं, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो मान लिया जाता है कि वो उन्होंने उस सदन में अपनी सीट रिक्त कर दी है। ठीक है, तीसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्ताव के रूप में 20 निर्वाचक होते हैं और 20 अनुमोदक के रूप में होते हैं। ठीक है, अगर निर्वाचन की प्रक्रिया को समझें तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। कौन? उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तीसरा कहता सकल मतलब एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्षों का, लेकिन अपने उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने तक 5 वर्ष की अवधि के बाद भी पद धारण रहता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। और तीसरा पॉइंट कहता है इसी पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए भी पात्र हो सकता है। वह इस पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की बात करें तो 5 वर्ष के कार्य की समाप्ति हो गई, कार्यकाल की समाप्ति। रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले होना चाहिए। त्याग पत्र से या पद से हटने पर या चुनाव हो जाने पर पद की रिक्ति हो जाती है। ठीक है, अन्य कारणों से, उदाहरण के लिए जब एक पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है, जब उसका चुनाव असामान्य घोषित कर दिया जाता है, तो अंतिम 4 स्थितियों में रिक्त होने के बाद रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किया जाना चाहिए। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपने पद को कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में 5 वर्ष की पुनः अवधि के लिए पद धारण करता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य को देखें तो पहला कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति मतलब शक्तियों और कार्य जो लोकसभा के अध्यक्ष के समान होता है। दूसरा कहता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है केवल अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद या उसके त्यागपत्र से हटने या मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तभी। ठीक है, तीसरा कहता है जब पदासीन राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी या किसी अन्य कारण से कार्यों को करने में असमर्थ होता है, तब उपराष्ट्रपति जो है उसके कार्य का निर्वहन उस अवधि तक करता है जब तक कि राष्ट्रपति अपना कार्यभार पुनः नहीं संभाल लेता। ठीक है, तीसरा कहता है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद में कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस अवधि के दौरान सभापति के कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाना, तो पहला कहता है इसके लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, प्रभावी बहुमत
से पारित राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा के सहमति के बाद हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को कम से कम 14 दिन के अग्रिम सूचना के बाद ही प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। तीसरा कहता है उस पद से हटने के लिए संविधान में कोई आधार वर्णित नहीं किया गया हटाने के लिए। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अगला पार्ट जो है कार्यपालिका का और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम किसी टॉपिक में हो उस कमेंट करें, उस टॉपिक पर वीडियो अच्छे से बनाया जाएगा। ठीक है।